welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 components of food यानी भोजन के अवयव या हम जिन्हें भोजन के घटक भी कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम आज अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी भोजन का वर्गीकरण। आर वी ईटिंग राइट, क्या हम सही खा रहे हैं। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या रोल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। कुकिंग राइट, सही तरह से खाना बनाना, इनके बारे में पढ़ेंगे। और लेस और मोर फूड के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर। आइडेंटिफाई द फ्रूट्स एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहेली दी गई है और बहुत सारे फ्रूट्स के नाम हैं इसमें। देखिए डिफरेंट जैसे कि यहाँ पे बनाना, इसको कवर किया हुआ है बनाना को। तो आपको इसमें बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उनके नाम मिल जाएंगे। जैसे मेलन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। वाटरमेलन दिख रहा है, मेलन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इन्हें निकालिए और इन्हें रिंग करके इनकी पहचान कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा विच इज़ आवर फेवरेट फूड आइटम। विच इज़ योर फेवरेट फूड आइटम? इज़ इट जंक फूड? इफ़ यस, डू यू थिंक जंक फूड आर गुड फॉर हेल्थ? वाई? तो इनमें आपको बताना है। इनमें तो सबसे पहले आप जो फ्रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें रिंग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपका फेवरेट फूड आइटम क्या है, क्या वो एक जंक फूड है, और अगर वो जंक फूड है तो क्या वो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या वो अच्छा है, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों। ये दोनों ही बातें लिखनी है आपको। और साथ ही आपको लिखना है कि राइट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम। साथ में आपको ये भी लिखना है कि हमारे फूड आइटम्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। फलों के नाम इसमें ढूंढिए और इनको रिंग कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी भोजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो भोजन कई तरह के होते हैं और उनका वर्गीकरण किन आधार पे किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में। नो वन कैन लिव विदाउट फूड, कोई भी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रॉपर फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड regulates our body functions. There is no single perfect food that can supply the requirements for proper nutrition all by itself. Food can be classified according to their action in the body, such as energy giving food और carbohydrate and fats, body building foods यानी प्रोटीन, प्रोटेक्ट्स फूड, प्रोटेक्टिव फूड, और उसको हम मिनरल्स और विटामिन्स भी कहते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है इनके बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रॉपर और उचित जो फूड्स होते हैं वे हमारे शरीर के क्रियाकलाप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं से हमें एनर्जी भी मिलती है, साथ ही वे हमें रोगों से या बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। हमारे शरीर के कार्यों को वो नियंत्रित करते हैं। और कोई भी ऐसा एक भोजन, सिंगल भोजन कोई भी नहीं है जिसे हम संपूर्ण भोजन कह सकें, जो कि अकेले ही उचित पोषण को पूरा कर सके या खाद्य पदार्थों को पूरा कर सके। खाद्य पदार्थ में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो किसी एक चीज़ में मौजूद नहीं हैं। तो खाद्य पदार्थों को शरीर में उनके कार्यों के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड, या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या फैट्स कहते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड वो कहलाते हैं जो हमारी बॉडी को हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में हमारी सहायता करते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक आहार, जो हमारी बॉडी को रोगों और बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, और वो होता है विटामिन्स और मिनरल्स। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स है,
डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, मीट हैं, फ्रूट हैं, स्वीट्स हैं और वेट वाटर है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बनाते हैं हमारी बैलेंस डाइट, और इसी की वजह से हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट, जिसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए यहाँ देखिए, नाउ लेट्स सी whether you get the answer for activity 1 right. Cross check your answer with your classmates answer. यहाँ पे आप देख सकते होंगे बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम हैं। तो यहाँ कहा ये जा रहा है कि आप भी इसके आंसर लिखिए। यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें इन फूड आइटम्स को आप लिखते जाइए और फिर अपने फ्रेंड के साथ इसको मैच कीजिए। ओके, तो यहाँ सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, प्लेस देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आता है, तो आप इसे एनर्जी गिविंग फूड में लिखेंगे। शुगर भी एनर्जी गिविंग में आएगा। एप्पल और बनाना हमारा प्रोटेक्टिव फूड है, तो आप नीचे उसे लिखेंगे। स्पिनच भी प्रोटेक्टिव फूड है, उसे भी नीचे लिखेंगे आप। दाल्स एंड ब्लैक ग्राम, इन दोनों में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आएंगे। बटर और घी ये एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आएंगे। पोटैटो भी एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आएगा। मिल्क शेक हमारा प्रोटेक्टिव फूड है और ये प्रोटेक्टिव फूड में जाएगा। फ़िश फ्राई भी फ़िश फ्राई बॉडी बिल्डिंग फूड में जाएगा, और एग्स भी बॉडी बिल्डिंग फूड में जाएगा क्योंकि इनमें प्रोटीन होते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं फूड आइटम्स ईटेन। जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं जिन कैटेगरीज़ में आते हैं वहाँ यहाँ पर वो कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है फूड आइटम्स ईटेन कि एनर्जी गिविंग फूड अगर हमारा है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आएगा हमारा सीरियल्स यानी कि सभी प्रकार के अनाजें, शुगर यानी चीनी, जगरी यानी कि गुड़, ऑयल एंड फैट्स यानी तेल, और फैट यानी कि घी, बटर, ये सारी चीज़ें। स्टार्ची वेजिटेबल यानी स्टार्च वाले वेजिटेबल जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, तो इन सब में भी एनर्जी पाया जाता है, इनमें स्टार्च पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो ये भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। स्वीट फ्रूट में बनाना और मैंगो ये भी हमें एनर्जी देते हैं और इसलिए ये एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, और बॉडी बिल्डिंग फूड जो होती हैं हमारी वो प्रोटीन रिच फूड होते हैं। तो किन में प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे मिल्क में, पल्सेस में, एग्स में, मीट में, फ़िश में, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, और प्रोटेक्टिव फूड वो होता है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से या रोगों से हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है, और इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और यही हमें रोगों से बचाते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इनके अंतर्गत सभी प्रकार के फ्रूट्स आएंगे और सभी प्रकार के वेजिटेबल्स भी आएंगे, और इनके अलावा और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो सभी जितने भी तरह के आते हैं, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो भी इनके अंतर्गत आते हैं, और ये सभी हमें बीमारियों से बचाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, और अब है हमारा आर वी ईटिंग राइट, क्या हम सही खा रहे हैं? कैसे पता लगेगा कि हम सही खा रहे हैं? कभी कभी हम कुछ ऐसी भी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, ये हमें स्वादिष्ट तो बहुत लगते हैं लेकिन इनमें कोई पोषण नहीं होता, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जिससे हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व तो हमारी बॉडी को मिल सके या हमारा बॉडी इनसे ग्रो हो सके। हम एक दिन या एक महीने में एक बार या महीने में एक दो बार हम इन्हें ले सकते हैं लेकिन हम इन्हें रेगुलर नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर मील्स हैव सम components that are needed by our body. These components are called nutrients. Nutrients are the chemical substances present in food. They provide the energy and raw materials for growth, repair of tissues,
reproduction, and protection from disease. The major nutrients in our food are named as carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals. In addition of this food contains dietary fiber and water, which are also needed by our body. However, all food items do not contain all these nutrients. तो यहाँ पे जैसा कि हमारे इस टॉपिक में लिखा गया है कि आवर मील्स हैव सम कंपोनेंट्स, हमारा जो मील्स है, हमारा जो आहार है, उनमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उन्हीं की वजह से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है या हमारी बॉडी में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी इन्हीं की वजह से पूरा होते हैं. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व भी कहते हैं. ठीक है, तो ये सभी जो अवयव हैं, ये सभी जो घटक हैं, ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं और इन्हीं घटकों को हम कहते हैं पोषक तत्व. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड. ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये जो अवयव होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं यानी रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हमारे भोजन में मौजूद होते हैं. दे प्रोवाइड द एनर्जी, वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं. रॉ मटेरियल्स और कच्चा माल या कच्चा पदार्थ हमें प्रदान करते हैं फॉर ग्रोथ, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए. रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, हमारे ऊतकों की रिपेयर करते हैं, हमारे ऊतकों की मरम्मत करते हैं. रिप्रोडक्शन या प्रजनन में हेल्प करते हैं. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, और ये हमें रोगों या बीमारियों से भी हमारी बॉडी को बचाते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, जो मुख्य पोषक तत्व हमारे भोजन में होते हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं और उन्हें हम किन नामों से पहचानते हैं. उन्हें हम पहचानते हैं कार्बोहाइड्रेट के नाम से, प्रोटीन के नाम से, फैट्स के नाम से, विटामिन्स के नाम से और मिनरल्स के नाम से. और इसके अलावा भी इन एडिशन टू दीज फूड कॉन्टेन्स डाइटरी फाइबर, इनके अलावा हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं. डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? भोजन में पाए जाने वाले रेशेदार चीज़ें. जैसे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनमें कुछ रेशे पाए जाते हैं. जैसे हम साग खाते हैं या सलाद खाते हैं या छिलके वाली कोई दाल खाते हैं तो उनमें जो फाइबर मौजूद होते हैं, उनमें जो रेशे पाए जाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स. और इसके अलावा और क्या चाहिए हमारे भोजन में? वाटर चाहिए, तभी तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा. विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. और जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स और मिनरल्स है, इनके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स यानी कि रेशेदार चीज़ें भी चाहिए और वाटर यानी कि पानी भी चाहिए होते हैं. ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है. हाउएवर ऑल फूड आइटम्स डू नॉट कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. हालांकि सभी फूड आइटम्स में ये सभी चीज़ें मौजूद नहीं रहते हैं. Using some simple method, we can taste whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. We can these taste and record all out observation in a table. For carrying out this taste, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. Using some simple method, कुछ सामान्य तरीकों से, कुछ सामान्य विधि को अपनाकर वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कॉन्टेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो हम कुछ साधारण विधियों को अपनाकर टेस्ट कर सकते हैं, या तो पके हुए भोजन को लेकर या फिर कच्चे रॉ इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम उनको कुछ साधारण तरीके से कुछ टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एक हैं या एक से अधिक. वी कैन डू दिस टेस्ट, जब हम ये टेस्ट करेंगे, एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल. तो जब भी कभी हम ये टेस्ट करें तो हम इन सभी टेस्ट के बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो हम पाएंगे, उन्हें हम एक टेबल में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. जब कभी भी हम इस टेस्ट को अपनाना चाहें या करना चाहें तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होंगी, और वो होंगी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन का घोल चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा और कास्टिक सोडा होगा.
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम कुछ सिंपल मेथड को अपनाकर कुछ कुक्ड फूड में या कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स में ये पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं, एक न्यूट्रिएंट्स हैं या एक से अधिक हैं, और उनको करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स को लेना पड़ेगा और उसकी सहायता से हम ये टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि यू विल ऑल्सो नीड आर फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। उसके लिए हमें कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होंगे और ड्रॉपर भी चाहिए होगा। ड्रॉपर आप समझते होंगे, जिससे हम घर में छोटे बच्चों को दवाई देने के लिए जो ड्रॉपर यूज़ करते हैं, जिससे हम ड्रॉप डालते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ड्रॉपर। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो सारी टेस्ट अगर हम करना चाहें तो इन्हें हम रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी कि कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं और हम पके हुए भोजन पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल ऑन प्रीवियस पेज। आपके पिछले पेज में बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं, या तो आप उन फूड आइटम्स में से कुछ लेकर टेस्ट कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से भी फूड आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट अदर विथ दोज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पिछले पेज पर जो भी फूड आइटम्स हैं आप उनमें से कोई लेकर आप टेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो भी फूड आइटम अवेलेबल हैं उनके साथ भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। जब भी आप ये टेस्ट करें तो बड़े ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक करें और इनमें से किसी भी केमिकल्स को आप टेस्ट ना करें। टेस्ट मतलब आप इसे ना चखें। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड में बना बनाया तैयार आपके पास वो सॉल्यूशन नहीं है, तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इटसेल्फ। तो हम इन्हें कहाँ पर पा सकते हैं? इन्हें हम लेबोरेटरी में पा सकते हैं या वहाँ जाकर हम इनसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें बिल्कुल भी आप टेस्ट ना करें। जब भी आप ये टेस्ट करते हैं, जब भी आप ये परीक्षण करें, तो इनको बिल्कुल भी ना चखें। डू यू नो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आपको पता है कि बहुत से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar, fats। तो आप जो भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिस भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, उनमें से जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। वो किस रूप में पाए जाते हैं? वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाए जाते हैं। जो भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च may be present in all food items that you tasted in the activity. You may have noticed while recording your observation that most food items usually have more than one nutrient. आप अपनी एक्टिविटी में जो क्रियाकलाप आप करेंगे, जो टेस्ट आप करेंगे, उनमें आप क्या पाएंगे कि आप जिस भी भोज्य पदार्थ को लेकर ऑब्जर्वेशन या आप जो भी टेस्ट करेंगे, उनमें आपको फैट, प्रोटीन और स्टार्च मौजूद मिलेंगे। यानी कि आप जिन भी खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगे उनमें फैट भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेंगे और स्टार्च भी मिलेंगे। यू मे हैव नोटिस्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आप ये भी पाएंगे कि जब आप इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब आप ये टेस्ट कर लेंगे और जो भी ऑब्जर्वेशन आपके सामने आएगा, तो जब आप उन्हें रिकॉर्ड करके रखेंगे तो आप क्या पाएंगे? दैट द मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। आप क्या पाएंगे कि आपने जो भी टेस्ट किए उन भोज्य पदार्थों में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट हो, उनमें एक के अलावा भी दूसरे न्यूट्रिएंट, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उनमें फैट्स भी पाए जाते हैं, और जिनमें फैट्स है उनमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ऐसा आप अपने ऑब्जर्वेशन में अवश्य ही पाएंगे। However, in a given raw ingredients, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is carbohydrate-rich source of food. Thus, food can also be classified according to their nutrient content, such as carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. तो हम यहाँ पे
बात कर रहे थे कि हमारे ऑब्जर्वेशन में खाद्य पदार्थों में जो न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे वो हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऐसा टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आपको हर भोज्य पदार्थ में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हालांकि किसी भी दिए हुए कच्चे घटक में एक विशेष पोषक तत्व अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चावल में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चावल भोजन में जो हमारा जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त वो स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट का वो मेन सोर्स है। और इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है और विटामिन है, उनके अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। जिस भी भोज्य पदार्थ में मेनली जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, टू हमारा, और इसके अंतर्गत हम करेंगे टेस्ट फॉर शुगर यानी चीनी का परीक्षण करेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में चीनी है या नहीं। इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। वी कैन इजली फाइंड आउट इफ अ फूड आइटम contains sugar by knowing whether it tastes sweet or not। अब ये तो बहुत ही ईजी है चीनी का पता करना कि हम उसे टेस्ट कर लें। किसी भी भोज्य पदार्थ को हम टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें चीनी है या नहीं। अगर वो मीठा लगता है तो उसमें चीनी मौजूद है। लेकिन कई ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें हम चीनी का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए होंगी, मटेरियल्स हमें चाहिए होंगी बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट चाहिए होंगी। प्रोसीजर क्या है, टेक अबाउट 1 ml ऑफ फूड सॉल्यूशन इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, add an equal amount of Fehling reagents Benedict solution in it and heat it over a burner in a hot water bath। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि क्या पाएंगे हम, द कलर चेंज कि रंग इनका बदल जाएगा। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे अपीयरेंस ऑफ ब्रिक रेड कलर। अपीयरेंस का मतलब दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, वो ब्रिक रेड कलर में। और इन्फरेंस में हम लिखेंगे शुगर इज प्रेजेंट। तो क्या करना है हमें कि एक साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 1 ml फूड सॉल्यूशन लेंगे, बराबर मात्रा में उसमें हम फेलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मिलाएंगे और अब उसे हम बर्नर पे रखकर गरम करेंगे। और टेस्ट ट्यूब को जब हम गरम करेंगे तो क्या होगा, जो भोज्य पदार्थ है उसका रंग लाल, ईंट की तरह का लाल हो जाएगा और यही हमें बताएगा कि भोज्य पदार्थ में चीनी उपस्थित है। यानी कि ईंट की तरह का लाल रंग ये दर्शाता है कि भोज्य पदार्थ में चीनी उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा हॉट वाटर बाथ जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर की भोज्य पदार्थ है हमारा सॉल्यूशन चेंज कलर। अब इसमें देखिए आपकी ये कलर इनका चेंज हो जाता है, ये ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। जो टेस्ट ट्यूब में हमने भोज्य पदार्थ लिया था और उसे गर्म किया था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल के, तो क्या हो गया था, उनका रंग ब्रिक रेड हो गया था। और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि भोज्य पदार्थ में चीनी उपस्थित है। चलिए हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ये है टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन का परीक्षण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक 1 ml ऑफ फूड सॉल्यूशन लाइक मिल्क और रॉ एग एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का मतलब होता है अंडे का वो पार्ट जो जेली की तरह होता है। जो येलो वाला पार्ट होता है वो फैट रिच होता है और जो एग का एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन रिच होता है। तो हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है, इसीलिए हम मिल्क लेंगे और एल्ब्यूमिन वाला लेंगे, अंडे का एल्ब्यूमिन पार्ट लेंगे। एंड ऐड द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ब्लू वॉयलेट कलर अगर हो जाएगा तो प्रोटीन की मौजूदगी को वो हमें साबित करेगा। इन्फ्रेंस में हम क्या करेंगे, प्रोटीन इज़ प्रेजेंट। इन्फ्रेंस में हम क्या लिखेंगे, प्रोटीन इज़ प्रेजेंट। तो इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी अभी। टेक इसका एक और मेथड है जिसके सहारे हम पता लगा सकते हैं कि भोज्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्बुमिन ऑफ एग और मीट फॉर टेस्टिंग, हीट इट if it
cuddles or becomes hard, it indicates the presence of protein in the food item. प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, 1 ml कच्चा अंडा या दूध का घोल लेंगे और उसमें बराबर मात्रा में कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल मिलाएंगे। अगर घोल का रंग नीला बैंगनी हो जाता है तो ये भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि अभी मैं बताऊंगी आपको, तो दूसरा तरीका ये है कि अंडे के एल्ब्यूमिन्स या मांस की थोड़ी सी मात्रा को अगर हम गर्म करें तो अगर वो फट जाता है या सख्त हो जाता है या हार्ड हो जाता है तो ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो गर्म करने पर थोड़ी देर रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे पता लग जाता है कि उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। जैसे कि मान लीजिए आप दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि दूध गाढ़ा हो जाता है ना। और इसी तरह से अंडे के साथ भी होता है। इसी तरह से आप मीट वगैरह, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो आप देखते होंगे कि पकाने के बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो ये हमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का परीक्षण हम करेंगे। टेक सम बॉइल्ड राइस इन अ पेट्री डिश, pour some iodine solution on it. What do you notice? Initially the color of rice was white, it turns blue-black, showing the presence of starch in a solution. Repeat this test with other food items to find out which of them contain starch. Enter your observation in a table. तो स्टार्च के परीक्षण के लिए हमें क्या करना है कि इस परीक्षण के लिए एक पेट्री डिश में उबले हुए चावल लेंगे और उन पर कुछ बूंदे आयोडीन की डालेंगे। पहले तो चावल का रंग कैसा था, सफ़ेद था, और जब हमने उनमें आयोडीन के घोल को डाला तो उनका रंग कैसा हो गया, नीला काला हो जाता है। तो यही चावल में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी से पता चल जाता है कि चावल में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स यानी वसा का परीक्षण। टेक ए वाइट पेपर and crush some groundnuts or rub some butter on it. Observation: some greasy spots form making it translucent. Inference: fats present. तो वसा का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सफ़ेद कागज़ पर मूंगफली के कुछ दानों को क्रश कर लेंगे या पेपर पर उसे कुचल देंगे या उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। ठीक है, अब हम कागज़ पर क्या देखेंगे, हमें दिखाई देने लगेगा चिकने धब्बे, उन पर हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये धब्बे जो हैं वही हमें ये बता देंगे कि भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या फैट इनमें मौजूद है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि फैट खाद्य पदार्थ में मौजूद है। तो ये हो गया हमारे फैट का टेस्ट। तो इस तरह से हमने देखिए शुगर के कर लिए, प्रोटीन के कर लिए, स्टार्च के कर लिए और फैट्स के कर लिए। सभी टेस्ट यहाँ पर हमने करके देख लिया कि भोज्य पदार्थ में कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनका परीक्षण कैसे किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी पढ़ाई है वो यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, और उसके साथ ही हम ये भी पढ़ते चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं और इसका हमारी बॉडी में क्या काम है, ये हमारी किन किन कामों में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और फैट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की हमारी पढ़ाई यहीं तक। आप सभी दोबारा से इस वीडियो को एक बार देखें क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर हम चैप्टर ख़त्म करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।